खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं शहजाद रजा। कल वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कुछ अदाद-ओ-शुमार पेश किए। बड़े खुशाइन थे, बावजूद इसके कि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया की मईशत जो है वो सुकड़ भी गई है, आहिस्ता हो गई है, स्लो हो गई है। और उसमें जो तरक्याती काम थे या मईशत का पहिया जैसे चलना था, खाली पाकिस्तान नहीं दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं उनमें यही इस किस्म की कुछ फिगर्स आ रही थी। कुछ ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इसको ओवरटर्न किया, ख़ास तौर पर चीन ने। लेकिन कल जो फिगर्स हमारे सामने रखे वफाकी वज़ीर ने, उनके मुताबिक के मुल्क की जो मईशत है वो 3.9% के हिसाब से जो है बढ़ेगी। और जब ये हमारा माली साल ख़त्म होगा, नया माली साल शुरू होगा जुलाई 1 को। और इससे साथ साथ ये भी बताया कि IMF का जो जो प्रोजेक्शन थी उनके मुताबिक 1 से 2% के दरमियान उन्होंने इसको रखा था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको थोड़ा ज़्यादा रखा था, लेकिन फिर 3% के उनका एस्टिमेट था। लेकिन अब जो नई ये जो प्रोजेक्शन है जो कल हुकूमत ने दी, इसके मुताबिक 3.94%। अगर इसमें उनसे वजूहत पूछी गई कि भाई ऐसा क्यों है कि अगर हम ये देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वबा के बाद जो मुल्क की मईशत है या दुनिया भर की जो मईशत है वो नीचे आ गई है या स्लो हो गई है, तो उन्होंने कुछ इसके बारे में वजूहत बताई कि वजह क्या हुई। कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने कहा कि 9% के एतबार से बढ़ी और बहुत बड़ा उसने किरदार अदा किया। साथ ही उन्होंने ये बात भी पॉइंट आउट की कि जो पाकिस्तानी रुपया है उसने डॉलर के मुकाबले में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई अगस्त 2020 से। और तकरीबन 167 पर वो जो पाकिस्तानी रुपया और डॉलर के जो एक फ़र्क था वो 153 पर आ गया। इसके साथ करंट अकाउंट का जो पाकिस्तान का सरप्लस है वो तकरीबन 1 अरब के करीब पहुंच चुका है। इसके साथ साथ रेमिटेंसेस रिकॉर्ड पाकिस्तान में आई और एक्सपोर्ट्स जो है वो 25 बिलियन इस साल के आखिर तक इरादा है या प्रोजेक्शंस हैं या एस्टिमेशंस हैं कि वो पहुंच जाएंगी। तो ये कुछ उन्होंने इशारे दिए कि मुल्की मईशत जो है बावजूद के बहुत डिप्रेशन था, चैलेंजेस थे, लेकिन उसने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। और अगर इसमें हम रियल स्टेट बूम और जो रियल स्टेट सेक्टर है या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको भी शामिल करें और अगले साल तक ये 5% तक जा सकती है। और इसको सपोर्ट किया दूसरे वफाकी वज़रा ने, खासतौर पर शौकत तरीन साहब ने, असद उमर साहब ने, हमाद अज़हर साहब ने जो बात की। अपोजिशन की जानिब से इस पर कुछ तनकीद भी हुई, लेकिन उस पर भी हम कुछ जायज़ा लेंगे। स्टूडियो में मुझे इसी पर बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं आमिर दुरानी साहब, तज्ज़ियाकार हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर आपको हमें ज्वाइन करने का। अशरफ मलखम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन भी हैं, जर्नलिस्ट हैं, इकोनॉमी पे गहरी नज़र रखते हैं। अशरफ आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर आपसे आगाज़ करता हूँ। ये जो कल बात हुई आम लोगों के लिए बशमूल मेरे लिए ये लफ्ज़ों और ये जो फिगर्स का जो हेर फेर है ना बड़ा मुश्किल है समझना। आसान लफ्ज़ों में मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करना चाहूँगा कि बावजूद इसके कि चैलेंज था, कहा गया कारोबारी सरगर्मियाँ बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गई हैं, फिर भी हमने अच्छा परफॉर्म किया। वजह क्या थी? क्या क्या ऐसा हो गया मुल्क में सेक्टर्स में कि जिसकी वजह से जो IMF कह रहा था 1% से ज़्यादा नहीं आपकी ग्रोथ होगी, अब वो 3.9 की फिगर आ रही है, क्लोज टू 4। शुक्रिया शहजाद। देखें इसको दो, एक तो चीज़ें हम ये ख्याल रखते हैं कि मोस्ट ऑफ जो हम नंबर्स बनाते हैं हम लोग शहरों में रहते हैं, तो शहरों में भी हम ज़्यादातर हमारा जो तज्जिया होता है वो चंद लार्ज बड़े शहरों पे होता है, कराची का, लाहौर का, उसका। तो अमूमी तौर पे पाकिस्तान तो एक बहुत वसी मुल्क है, तो उसकी जो एक्चुअल इकॉनमी है उसका हमें पता नहीं लगता है। ये और बात है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोविड आ गया, पेंडेमिक आ गया, आपकी इमीडिएट इकॉनमी कंट्रैक्ट हुई सिटीज़ की और इनकी। लेकिन अभी जो अगर आपने कहा कि सिंपल लफ्ज़ों में समझा दूँ, सिंपल लफ्ज़ों में देखिए कि हम पाकिस्तान ने दो बड़े अच्छे काम किए। मैं ये नहीं कह रहा हर चीज़ हरी हरी और ठीक ठीक। लेकिन पहले सराह लेना चाहिए। और ये इसमें हुकूमत से ज़्यादा आप समझ लें कि हमारी एक नेचुरल एडवांटेज। अब वो कैसे? हुकूमत ने दो इकदाम लिए। पहला, उन्होंने आपको थ्रू एहसास के थ्रू आपको याद है आप सब प्रोग्राम भी किए थे जी पिछले साल। उसके अंदर हमने कि उनकी जो स्ट्रैटेजी थी मुख्तलिफ तरीके से सपोर्ट देने की, SME सेक्टर को, गरीब गुरबा के ऊपर जो उन्होंने कैश ट्रांसफर्स के थ्रू। ठीक। अच्छा, एक तो ये हो गया कि वो निचले तबके को ना कम अज़ कम वो जो एक होता है एंड ऑफ द पॉवर्टी लाइन। दूसरा जो हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है वो ये कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एक्सटेंशन दे दी थी। आपको याद होगा कि जी एक बिल्कुल। सेफ हेवन था कि जी आप लाएं, इन्वेस्ट करें, एज लॉन्ग एज आप कंस्ट्रक्शन। उस कंस्ट्रक्शन सेक्टर का एहसास के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री सेट बन गया। वो किस तरह कि वो मजदूर जो चंद दिन के लिए शुरू में आपने देखा मार्च अप्रैल में सोच रहे ट्रू थे क्या, ट्रू। जैसे आपने इजाज़त दी कंस्ट्रक्शन खुलने की, मजदूरों अंडर SOPs वापस आए, उनकी खपत होने शुरू होगी। उस कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखें तो तकरीबन दिसंबर से फरवरी मार्च तक
उसकी वजह से, और फिर आपका रुपए की कदर भी में इजाफा हुआ, उससे आपने देखा कि आपको सडनली आपकी इंपोर्ट बढ़ रही है, जिस पे लोगों ने चीखना शुरू कर दिया कि ये क्या हो रहा है। हालांकि वो इंपोर्ट इंटरमीडिएट गुड्स थे जो सेटिस्फाई कर रहे थे उस सारी डिमांड को जो कंस्ट्रक्शन अच्छा, सेक्टर। लेकिन एक बात ये जो आम शख्स पूछना चाहेगा वो ये, एहसास प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त एक सोशल सिक्योरिटी का एक प्रोग्राम है और पाकिस्तान में, और उसको अप्रिशिएट भी किया पाकिस्तान ने नहीं, आलमी इदारों ने। क्वेश्चन इसके, हुकूमत जब ऐसे प्रोग्राम शुरू करती है और वो पैसा या कैश पंप करती है ऐसे प्रोग्राम्स के लिए, तो उसका मईशत पे क्या असर पड़ता है कि हुकूमत अपने ख़जाने से पैसे निकाल कर दे रही है एक तबके को, तो उसका मईशत पे क्या असर पड़ेगा? देखिए ये बड़ी सिंपल सी बात है। एक ये सोचना कि प्रोडक्टिविटी एक आदमी या एक औरत का जो इंसान की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, उसका दारोमदार एंड में किस पे होता है? हेल्थ पे होता है, फूड पे होता है, यही होता है ना। तो जब आप पंप करके इकॉनमी में इंश्योर करते हैं, अच्छा वो आपका मजदूर तबका कहाँ से आता है जिसने डेली वेज अर्नर जो है, जो रोज़ाना जाके नौकरी कर रहा है, वोकेशनल और उसके नीचे, वो लोग जो हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है ये उस तबके के सीधे सीधे जाके हिट करती है। कुछ ऐसा तबका भी होता है गुर्बत में जो लोअर मिडिल इनकम यानी जो मुतवसत के नीचे, गरीब से अमीर थोड़ी देर के लिए उसमें आते हैं फिर गिर जाते हैं। ट्रू। मसलन कोई दो बीमारियां हो गई कोविड की वजह से, वो बाइनरी उससे, ठीक है, तो ये वहाँ पे। लेकिन आप ये याद रखिए हुकूमत ने एहसास के साथ साथ एक पूरा पैकेज अनाउंस किया था जिसके अंदर आपको याद है स्टेट बैंक के थ्रू, बैंक्स के थ्रू, सैलरी सपोर्ट, मुख्तलिफ तरीके से, ताकि छोटी बिजनेस, हमने हमेशा कहा था कि ये जो 3 लाख साढ़े हमारी जो है, इस पे मैं वापस आता हूँ, ख़ास तौर पे जो आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात की और हुकूमत ने आसान शराइत पे या आसान उस पे टर्म्स एंड कंडीशन पे या मार्कअप रेट पे जो कर्जे देने का फैसला किया जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत है, उस पर मैं आपसे बात करता हूँ और उसका क्या असर पड़ेगा आइंदा आने वाले महीनों में मीशत पर। अशरफ ये बताएं कि हमारी एक्सपोर्ट जो बता रहे थे मिनिस्टर साहब वो बड़ी हैं और शायद रिकॉर्ड इजाफा हो साल के आखिर तक, लेकिन इसके साथ साथ जो चीनी और गंदम हमने इंपोर्ट की उससे हमारा जो जो खुराक का बिल था, फूड बिल था, वो भी बढ़ गया। अगर उस एरिया में अच्छा परफॉर्म हम कर लेते या हो जाता तो शायद और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल जाते हमें। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। हमारी जो बदकिस्मती है कि हम जो एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, हम अब फूड डेफिसिट इकॉनमी हो गई। ये ओवरनाइट नहीं हुआ, 1-2 साल में हुआ। हमें हर साल से हमारी जो एग्रो इंडस्ट्री है इसको इग्नोर किया गया, उसका नतीजा आपके सामने आ गया। हुआ ये कि हमें चीनी भी इंपोर्ट करनी पड़ गई, गंदा भी इंपोर्ट करनी पड़ गई। इसकी पॉलिसीज़ क्या थी? मतलब पिछले टेन्योर में जैसे पहली गवर्नमेंट थी बड़ी अच्छी ग्रोथ रेट थी, 5% ज़्यादा थी, 5.6 थी। लेकिन हुआ क्या था? अगर आप उस टेन्योर के पूरी की पूरी ग्रोथ देखें, उस टेन्योर में हमें ये लेटेस्ट मेरे फिगर्स हैं पॉपुलेशन सेंसस के, 63% देहातों में लोग रहते हैं। देहातों में लोग रहने वाले 63% रिलेटेड हैं एग्रो इकानमी से। एग्रो इकानमी पिछले टेन्योर में बिल्कुल नेगेटिव रही। इसका मतलब आपने 63% को नेगेटिव ग्रोथ में रखा। आपके जो भी प्रोग्राम्स थे, आपकी जो भी पॉलिसीज़ थी, वो अर्बन बेस्ड था। अर्बन बेस्ड में सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इकानमीज था। उसका नतीजा क्या हुआ? उसके 2 नेगेटिव चीज़ें सामने आई। एक तो माइग्रेशन हुई फ्राम देहात टू अर्बन सेंटर्स, दूसरा उसके साथ हमारी इंपोर्ट्स बढ़ी। इंपोर्ट्स के आपने हमने जो रियल ग्रोथ होती है, मेरे ख्याल में जो अभी हुई है बहुत सालों के बाद, मेरा ख्याल शायद 30 सालों के बाद, हमारी इकॉनमी की बेस के एग्रीकल्चर, उसमें हम नेगेटिव रहे, किसी ने तवज्जो नहीं की। ना सीड को बेहतर किया, ना यील्ड को बेहतर किया, ना फार्मर्स को लोन्स मिले, बल्कि छोटे छोटे लोन्स पे फार्मर्स को कैद कर लिया जाता, पुलिस पकड़ के ले आती थी, उनको फैसिलिटी देने के बजाय उनको तंग किया जाता था। अब सूरत हाल क्या है? अब सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट सक्सेसफुली कर रही है कि एग्री बेस्ड इकानमी, एग्रो बेस्ड इकानमी का मतलब हमेशा ये लिया जाता था कि एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं, हमारी एग्रो बेस्ड इकानमी को रीढ़ की हड्डी है, वो छोटा किसान है। अच्छा, किसानों का एक, या जो उनके हक में लोग लिखते हैं उनका एक पॉइंट है, वो ये कहते हैं कि अगर आप फ़र्ज़ करें गंदम की सपोर्ट प्राइस फिक्स करते हैं 1700 रुपये, 1800 रुपये, ठीक है, लेकिन अगर आपकी यहाँ पे किसान या आपकी जो फसल है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती, वही आप प्राइस जो है वो 2400 या 2700 या 2800 बाहर किसी मुल्क को दे रहे होते हैं। सो बेहतर है कि अपने किसान को प्राइस और बेहतर कर दें। तो हम उम्मीद करें कि अगले बजट में कोई ऐसा फैसला होगा कि सपोर्ट प्राइस को और बढ़ाएं। इसी हवाले से मैं आपको मिसाल देता हूँ। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी, उस पर बड़ी तनकीद होती थी, लेकिन एक काम उन्होंने किया, उन्होंने काफ़ी सालों के बाद, शायद 15 साल के बाद, गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाई। उसका नतीजा क्या हुआ? 2008 से लेके अब तक हमें गंदम की ज़रूरत नहीं पड़ी बाहर से इंपोर्ट करने की। उन्होंने गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाई थी। फैसला गवर्नमेंट ने करना है कि गंदम खरीदने के लिए अपने सब्सिडी सपोर्ट प्राइस बाहर के फार्मर को देनी है, जो पाकिस्तान के फार्मर। आपके ख्याल में कितनी होनी चाहिए? मेरा ख्याल अब भी अगर गवर्नमेंट बड़ा रियल टर्म में जाए ना, गंदम की सपोर्ट प्राइस 2
₹10,000 फी मन से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ इंश्योर क्या करें, जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको सब्सिडाइज रेट पे गंदम और आटा फराहम भी करें। ठीक, बिल्कुल ठीक। इंतजामी इशू है, उस पर गवर्नमेंट ये अच्छा नहीं परफॉर्म कर ली माजरत चलो के साथ। मैं बात हूँ आमिर, ये ज़रा बताएं कि ये जो 3.9% या 4% या 1%, इसका मतलब क्या होता है कि हम कहते हैं कि जी 4% हमारा GDP है या इकोनॉमी हमारी बढ़ गई, व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन? तो सिंपल सी बात ये होती है कि अगर आप समझें कि हम सारा हमारा कुल वैल्यू, सारा जो मुल्क है, ठीक। जितने असासे हैं, जो प्रोडक्शन है सब की, उस सारा का 3% मतलब है कि अगर आपके पास पहले 100 रुपए थे, अब आप टोटल आपकी वर्थ 103 रुपए होगी, ये 3% है। ठीक। ठीक है ना? तो जो जो आपकी वर्थ बढ़ी रहती है आपके पास काम करने के लिए, आप इसको सिंपल एक बंदे की इकॉनमी के तौर पे सोचिए। बिल्कुल ठीक। ठीक है? और मैं समझ गया, हाँ। लेकिन सवाल पूछने का मकसद ये था कि जो आप जैसे एक्सपर्ट हमें बताते हैं कि अगर हमारी इकोनॉमी जो है वो परफॉर्म करेगी लेट्स से 7% पे, 8% पे या 9% पे, तब हम ये जो बाकी हमारे मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, इनसे हम आहिस्ता आहिस्ता निकल सकते हैं। लेकिन अभी 4% पे अगर कर लिया, अगर बाय द ईयर एंड, तो इसका मतलब है कि डिस्पाइट कोविड एंड अदर चैलेंजेस हमने अच्छा परफॉर्म किया। जी, मेरे ख्याल में देखें कोविड के होते हुए ना तो ये परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन आपको अगर पिछले साल भी अप्रैल से लेके जून तक के महीने में तखमीने लगे थे कि हम कैसे बचेंगे कोविड से, कुशन कहाँ से आएगा, हमारे जेब में पैसे कितने बचे हुए, क्योंकि वज़ीर ख़जाना एक किस्म का वो घर के वो बचत करने का बैंक ही है ना। तो ठीक। वो जब पूछेंगे भाई मैं कितने पैसे में बेगम तुम्हारे पास, तुमने कहीं छुपाए हुए हैं या मियाँ साहब आपने कहीं छुपाए हुए हैं, तो एंड पे वो निकालते हैं कि भाई अब हमने बच्चों को खाना बेहतर देना है तालीम के लिए। ठीक, अभी जो ये जो 4 और 3% की जो जंग चल रही है ना, मैं पहले तो अगर इजाज़त दे जल्दी से ये कह दूँ जी। कि नाज़रीन को ये समझना चाहिए कि ये बिल्कुल ही एक मेरे लिहाज से हकीर राय में गैर मौजूद जंग है। ओके। 3 हो, 4 हो, 7 हो, सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी बहुत ज़्यादा है। अरे उसका आपको कैसे पता लगता है, क्योंकि हम में से कुछ लोग हैं ना जो रोज़ बाहर, हम अपना काफ़ी आवारागर्दी करता हूँ, मोटरसाइकिल लेके घूम रहे होते हैं, तो आप जो पाकिस्तान में घूमते हैं तो आप दो चीज़ें नोट करें। कभी ट्रैफिक कम होती नज़र नहीं आई मुझे जब लॉकडाउन ज़बरदस्ती, उसके अलावा ट्रक चल रहे। मैंने आपको शायद सितंबर अक्टूबर में मैं तोरखम गया, 5 किलोमीटर की लाइनें ट्रकों की लग रही हैं, गेहूँ लेके अफगानिस्तान जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ मतलब ये कहीं और से तो नहीं आ रहा, ये तो पाकिस्तान ही पैदा कर रहा है तो आ रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में ये बड़ा मज़े का है कि जो नंबर्स हम बनाते हैं, ठीक है ना, तो मैं तो अभी भी चैलेंज कर सकता हूँ कि आप ये 5-4 की बात करते हैं, मेरे ख्याल में इकॉनमी इस दर भी 6-7% ग्रो की है, जो असल इकॉनमी है हमारी। ठीक है, डॉक्यूमेंटेड एंड डॉक्यूमेंट में भी अनडॉक्यूमेंटेड जो अभी आएगी ना 4 से इंशाल्लाह ऊपर आएगी। अभी चलें। हमारा बहस चल रही थी इसके ऊपर। ठीक ठीक। अच्छा, ये जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, इसका असर भी कोई पड़ता है, फ़ायदा होता है या नहीं होता? इसका असर जैसा कि अभी कह रहे थे आमर साहब कि इसका ये होता है कि हमारे कैलकुलेशंस में नहीं आता, लेकिन आम आदमी इससे बेनिफिट कर रहा होता है। गो के एक नेगेटिव चीज़ है, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी आपकी नहीं होनी चाहिए। जब डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी होती है उससे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं आता, ये एक नेगेटिव चीज़ है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ है, अगर अनकॉमन बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं, कुछ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की ऐसी थी कि जो हमारे ट्रेडर्स अच्छा, हैं, जो एक हमारे चीज़ और वाज़ेह कर दें, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो ब्लैक इकोनॉमी है। एग्जैक्टली ब्लैक इकॉनमी वो नहीं है, लेकिन उस पर टैक्स पे नहीं होता। ठीक, उस ग्रे पे कह लोग सकते हैं। उस पे लोग ज़बानी बातचीत करते हैं, उस पे लोग चेट्स के ज़रिए पास करते हैं, उसमें ठीक। बैंकिंग चैनल इस्तेमाल नहीं होता, रिकॉर्ड पे नहीं आती चीज़ें, लेकिन वो कारोबार हो रहा होता है। पाकिस्तान में जो बहुत और ज़्यादा किसी ना रुझान किसी है। को बेनिफिट हो रहा है, चाहे जो उस पिछले शख्स जब हो या उसके नीचे मैं लोगों को। छोटी सी अर्ज करता हूँ, जी। पिछले टेनोर में जब एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे एक टैक्स लगा जो कि मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा थी, सारे की सारे कम्युनिटी, आपकी जो बिज़नेस कम्युनिटी चिट्स पे चली गई, चिट बेचते थे, उस चिट पे बिज़नेस होता था, कारोबार भी होता था, उस पर बहुत से लोग बेनिफिट भी ठीक। करते थे, लेकिन वो काउंट नहीं होती थी, बिल्कुल ना ठीक। उसकी ग्रोथ काउंट होती थी, ना उसकी नेगेटिव चीज़ होती थी। वो आप उसको ब्लैक कह लें, उसको अनडॉक्यूमेंटेड कह लें, लेकिन वो कॉमन मैन उससे बेनिफिट करता ठीक। था। आमिर, ये जो मिनिस्टर साहब ने कल फरमाया कि लार्ज स्केल इकोनॉमी या सेक्टर जो है आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चर जो है दिस इज़ उसमें, अ रियल ग्रोथ, दिस इज़ अ रियल दिस ग्रोथ, इज रियली गुड, लेकिन दिस इज़ उसका व्हाट अ रिक्वायरमेंट ऑफ द पाकिस्तान। ठीक, लेकिन एक इसके साथ एक कैच भी मुझे याद है कि जब शुरू में जब ये पिछली हुकूमत थी और हमने देखा कि हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कहा यह जा रहा था क्योंकि पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो इस वजह से जो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया, क्योंकि उस सेक्टर के लिए जो है इंपोर्ट बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर आ रही है। सो जब हम बात करते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन, सो इमीडिएट जो डिप्रेशन या उसका जो प्रेशर है वो आपकी इंपोर्ट पे नहीं पड़ता या पड़ेगा? जी जी, वो आपने देख लिया ना, मतलब जिस जो आपने जो LSM की बात करते हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, आप उसमें क्या हो रहा है? उसमें ये हो रहा है कि सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का बूम आया, अब आपने ब्लैक मनी आई, उन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए, सरिया खरीदना है, सीमेंट खरीदना है,
POL पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट्स खरीदने हैं, आपने बेसिकली लेबर की खपत करनी है, स्किल्ड वर्कर्स की खपत करनी है, बाकी एसेंशियल्स खरीदने, अच्छा आपने खिड़कियाँ बनवानी है, लकड़ी का काम होता है। तो इन सारों का 29 सेक्टर्स बेनिफिट मतलब इसमें 29 मतलब इनडायरेक्टली देयर आर 72 सेक्टर्स दैट कनेक्ट विद कंस्ट्रक्शन। अच्छा ये जब होता है तो फिर लोगों की जेब में पैसा आता है, लोगों की जेब में पैसा आता है तो लोग उसको खर्च करने बाहर जाते हैं। अच्छा अब वो अनडॉक्यूमेंटेड भी हो तो वो जब खर्च करने जाते हैं तो अगर दुकानदार या कहीं ना कहीं तो हिट आती है। सर ने कहा कि बेसिकली शुरू में कुछ इधर खर्च होता है कुछ इधर, लेकिन खर्च हो रहा होता है और लोग खाना खा रहे होते हैं। मैं सिंपल मिसाल इसकी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है अनडॉक्यूमेंटेड का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर LSM, तो जा गाड़ी खरीदनी, अच्छा गाड़ी डायरेक्टली LSM के साथ लिंक्ड है, ठीक है। कपड़े ज़्यादा बिकेंगे LSM के साथ जिक्र। मतलब आप मुझे छोटी सी मिसाल देख लीजिए ईद उल फितर पे, ठीक है ना। मैं तो कहता हूँ इस पाकिस्तान में कोई गरीब है, मतलब ये लोग बहुत मुझे इस पर डांटते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ असल गरीब नहीं है। असल गुर्बत तो मैंने और जगहों में देखी है। हम यहाँ पे भिखारीपन है, लेकिन असल गुर्बत अगर आप पीछे जाके पर्दे के पीछे देखें तो वो हमारी शरह जो है वो काफ़ी हद तक अब हमें ज़रूरत है कुछ और कर। मैं बात समझ गया, मैं खुल के बात इसलिए नहीं कर रहा कि लोग नाराज़ हो जाते। तो ये आप जाके देखिए भाई वो वहाँ जो लोग थे मोटरसाइकिलों पे थे ना, साइकिल पे थे, ठीक है। कहाँ से पैसा आ जाता है खर्च करने के लिए? चकाचक बाजार भरे हैं। रेस्टोरेंट देख लें, रेस्टोरेंट ट्रैफिक देख लें जैम, आप, सड़कों अभी ट्रैफिक जाए, मैं देख अभी लें। बहरिया एनक्लेव से वापसी पे आ रहा था, एक रोड साइड होटल ऐसा नहीं जिसमें यहाँ खच खच रश नहीं लगा हुआ, ठीक है। हर एक बंदा। लेकिन आप क्या इसको जनरलाइज कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान पे? ये तो आप एक अर्बन नहीं, सेंटर मैं की बात अर्बन कर रहे सेंटर की हैं। बात नहीं कर रहा, मैं फिर आपको याद कर रहा हूँ। असल पैसा आपने देखना है तो प्लीज़ आप देहात में जाएं, ठीक है। वो जो उन्होंने कहा ना अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी, देहात की मिसाल बड़ी सिंपल है। हाँ एक्विटेबली वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कुछ बड़े लोगों ने कमाया, उनकी BMWs आप देखेंगे नई वो। अच्छा मजे की बात है कि ये जो असल महंगी गाड़ियाँ बिक रही हैं ना, वो शहरों में नहीं बिक रही। आप जरा जाके पता तो करें कहाँ जा रही हैं। अगर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल खुशहालगढ़ ब्रिज आपने शायद देखा होगा बनू जाते हुए, आप वो रास्ता जाके इस दफ़ा चेक करें, हम 1 महीना पहले होके आए, हर कोने पे नई गाड़ी है, नई करोला है, नई BMW खड़ी हुई है, शहर में नहीं बाहर। ठीक 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 है। ठीक। तो जी जी, नहीं फिनिश कर तो लें। बेसिकली उसका मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें, मैं कोई रोज़ी पिक्चर नहीं पेंट कर रहा, क्योंकि ये हुकूमत के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जितना पैसा हुकूमत की डॉक्यूमेंटेशन से अलग रहता है उतना मुश्किल होती है हुकूमत को उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में सही कामों में। वेरी राइट। लेकिन हम एक बात जो सोच लें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो पैसा हुकूमत को देते क्यों नहीं है। इसलिए कि कोई हुकूमत पे एतबार नहीं करता। हुकूमत पे एतबार नहीं करता मीनिंग कि वो जो वोट लेके लोग आए हैं वो अपना काम पूरा नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में जो अगला चैलेंज हमें दरपेश है वो ये नहीं है कि 3.9 या 4.1, वो ये है कि ज़रा जाके मुल्क देखिए और आप ये बताएं कि क्यों लोग आपको पैसे दें, रेवेन्यू क्यों बढ़ाएं आपका। अगर आपने वही इदारे बनाने हैं गवर्नमेंट में, खाम खा सैलरियाँ बढ़ानी है जो कोई काम नहीं करते। मतलब आप ये सोचो ना, मैं एक थानेदार हूँ। आप सरकारी मुलाजमीन को नाराज करने के जो है ना आज नहीं मैं मेरा सरकारी तो निज़ाम नहीं इस्तग़फ़ार, फंसना मैं चाहिए। सराकी चलें, हाँ। मैं अशरफ ये बताएं कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है और जो पैकेज आया और उसके साथ साथ अगर ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम सक्सेसफुली चलती है, लोग बैंकों से कर्जे लेते हैं, अपने घर खरीदते हैं, उसके बाद ये कितना बेनिफिशियल होगा और आगे आने वाली जो बजट हैं उसमें कितना ये कंट्रीब्यूट करेगा? शायद इस पे गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल जो फिगर्स हैं, आपके 42% कर्ज तक तो लोगों की एक्सेस ही नहीं है। जो आपकी कर्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो 9 बड़े शहरों तक महदूद है। 9 बड़े शहरों में भी वो कॉरपोरेट सेक्टर तक महदूद है। जो आम आदमी है, गरीब आदमी, उसकी तो बैंक के लोन तक एक्सेस ही नहीं है। कुछ NGOs अपने तौर पे लगी हुई हैं, छोटे लेवल पे कर्जे देती हैं, उसकी रिकवरी भी 100% है। नो बैड लोन है, नो बैड डेट, रिकवरी भी ठीक है, उसका बेनिफिट भी ज़्यादा है। गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी कि बड़े शहरों से निकल के, आज वैसे शौकत तरीन साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी है कि जिस सूबे के खर्च होगा उसी सूबे की लोनिंग होगी, उस मॉर्गेज मिलेगी। लेकिन मैं आपको हाउसिंग की तरफ आए, एक चीज़ रिमाइंड आपको मैं करा दूं, अमेरिका में जो ये हाउसिंग इंडस्ट्री का जो बहरान आया था उसकी वजह ये थी कि जिनकी क्रेडिट रेटिंग नहीं भी थी उनको भी बैंकों ने कर्जे दिए, बावजूद इसके कि रिस्क को असेस किए बगैर, और पूरी की पूरी उनकी इकोनॉमी बैठ गई, जिसको रिवाइव करने में ठीक उनको है। कई साल लगे। आप तो आपके ख्याल में ऐसे लोगों को भी बैंक कर्जा दे कि जिनके बारे में उसको शक हो के वापस आप नहीं करेंगे? पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, 2, 3, 4, 5 NGOs में किसी एक का नाम नहीं लेता, वो लोनें करती हैं, उसकी रिकवरी जो है लोन्स की 99% है। कॉर्पोरेट के सेक्टर की रिकवरी आपकी बहुत पीछे है उसके मुकाबले में। जो छोटा आपका लोनी है, कॉटेज इंडस्ट्री वाला है, एग्रीकल्चरिस्ट है, हाउसिंग वाला है,
वो कभी भी उसका घर प्लज होता है, उसकी ज़मीन प्लज होती है, उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी प्लज होती है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता बैंक को डिफ़ॉल्ट कर जाए। इसलिए उसकी रिकवरी बेहतर है। गवर्नमेंट को तवज्जो करनी पड़ेगी कि किसान तक आपका कर्ज पहुँचे, जिसने घर बनाना उस तक सस्ती शराइत पे, ये नहीं कि बड़े बड़े लंबे चौड़े जो मार्कअप्स हैं उसकी रेट पे गवर्नमेंट को कर्जा मिलेगा, आके उसका घर टेक ओवर हो जाए, उस डर से वो कर्जा नहीं लेता क्योंकि कल को रीपे नहीं करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट रेट लो करना पड़ेगा, उसको कर्ज फराहम करना पड़ेगा। मॉर्गेज पूरी दुनिया में है, हाउसिंग पाकिस्तान में एक मसला है, हमेशा से हर शहर में है, देहातों में कम है, शहरों में ज़्यादा है। जब जितना किराया रेंट सारे लोग देते हैं, उतनी अगर उसकी मॉर्गेज की किस्त हो जैसे कि पूरी दुनिया में हो रहा है, वो हैप्पीली वो लोन वापस करेगा, वो क्यों नहीं करेगा? ठीक, इस अच्छा, चीज़ को इंश्योर करना वेरी पड़ेगा राइट। गवर्नमेंट और को। ये जो रुपी ने डॉलर के मुकाबले में परफॉर्म किया पिछले 1-1.5 साल से, नेवर इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और ये भी कह रहे हैं कि नेवर एशिया इन की हिस्ट्री। शायद बेस्ट करेंसी है जो डॉलर के मुकाबले में 15 इतना अच्छा रुपए परफॉर्म कर रही है। क्वेश्चन 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 15 रुपए गेन किया रुपए एग्जैक्टली ने। क्वेश्चन, क्या इसकी वजह, बड़ी बुनियादी वजह वो रेमिटेंसेज हैं कि जिनमें रैकेट इजाफा हुआ, या और भी कोई वजह समझते हैं? देखिए करेंसी स्ट्रेंथनिंग ये है कि तो डॉलर इटसेल्फ, एक तो हम हमेशा भूल जाते हैं कि डॉलर के साथ क्या हो रहा है दुनिया में। डॉलर पाउंड से अंडर परफॉर्म किया, ट्रम्प, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरा एक बहुत बड़ा एक देव जिन हमारा सबसे बड़ा जो भी वो चीन आ गया। चीन ने डीलिंकिंग शुरू की है डॉलर से ट्रेड में, रेमबी को दोबारा बनाया है और चीन अब उसमें आगे चल रहा है। तो अब डॉलर की जो कहना चाहिए वक़्त है वो, क्योंकि डॉलर ट्रेड टर्म्स पेट्रो डॉलर 70s की इजाद है ना, तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता उससे हट रहे हैं। एक तो ये इम्पैक्ट है। अगर आप, मैं मिसाल देता हूँ कि पाउंड वर्सेस रुपी और डॉलर वर्सेस रुपी की पैरिटी देखें, यस वो तनासुब है, लेकिन उस तनासुब में बड़ा फ़र्क आया। डॉलर ज़्यादा गिरा है बनस्बत बाकाया करेंसी, यूरो ठीक है, कम यूरो गिरा है, उसको कम क्योंकि गिरा है। डॉलर को हम अहमियत इसलिए देते हैं कि हमारा सारे का सारा हमारा ट्रांजैक्शन नहीं, डॉलर में, दुनिया दुनिया की, भर से हट रही है, दुनिया हमारी भर इंपोर्ट की, बिल डॉलर। नहीं आप ये याद रखिए ना, देखें दुनिया में जो सिक्का राइजुल वक्त है वो डॉलर बनाया गया जब से आपने गोल्ड से डीलिंग किया, ठीक है। पेट्रो डॉलर टर्मिनोलॉजी आपको याद होगी, ठीक है, क्राइसिस के दौरान आई। जब से डॉलर लिंक हो गया तो अब महातीर पहले आदमी थे जिन्होंने इंसिस्ट करना शुरू किया ईस्ट एशिया रीजन में कि हम बार्टर कर लेंगे लेकिन हम डॉलर में एक दूसरे को पैसे नहीं देंगे। अब देखें इसमें कोई सेंस नहीं बनती कि मैं अफगानिस्तान से कोई चीज़ खरीदूँ या ईरान से ख़रीदूँ, और जो हमारे साथ हमसाए हैं हम उनको 4 चीज़ें किसी और उसमें भी दे सकते हैं। मिसाल तौर पे चावल दे दें, उनको कुछ और चीज़ें जो उनको चाहिए, हमारी अपनी टमाटर produce हम है। उनसे ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अब बात यह कि वो जो पेगिंग है ना वो अब थोड़ा सा चाइना उसको हिला रहा है। लेकिन चाइना क्या करेगा कि वो अभी तक जो सोच रहा है, एक तो चाइना की दो वो हैं। पहला तो चाइना ये कोशिश कर रहा है कि रेमबी को सब्सिट्यूट करे। हमारा इनफैक्ट आपको पता है हमारी उनके साथ अलग ट्रांजैक्शंस रेमबी बेस चलनी शुरू हो गई हैं। ये अभी की बात नहीं है, 2015 से शुरू हुई हैं। और अभी उसके बाद लेकिन चाइना जो दूसरा काम करना चाह रहा है जो अच्छा है, मैं ये नहीं चाहता कि डॉलर उठे और रेमबी आ जाए, ठीक है, क्योंकि फिर वो एक की वो क्या कहते हैं मोनोपोली ख़त्म हुई दूसरी तरफ आगे। जो असल शुगर लगेगा वो तब लगेगा कि अगर सारे करेंसी की वैल्यू को क्वेश्चन करना शुरू कर दें। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आपने देखा अभी क्रिप्टो गिरी है, ठीक है, वो क्रिप्टो गिरी है अचानक, लेकिन उसके बावजूद लोग सेल नहीं कर रहे। तो अभी एक दुनिया में ना करेंसी का एक बड़ा हिजान आया हुआ है करेंसी की कि वैल्यू क्या है, ठीक है, एक ये। लेकिन दूसरी चीज़ जो है ये जो हम कहते हैं ना डॉलर की कदर में जो है कमी आना, देखिए वो हमारे लिए कुछ तरह से अच्छा है। मिसाल के तौर पे हमारा डेट कम हो गया, ठीक है, वही नंबर जो उस दिन दिखा रहे थे एग्जैक्टली। और बेसिकली क्या डेट कम हुआ है वाकई? डेट तो उतने का उतना ही है, अगर आप उसको रियल टर्म्स में देखा जाए तो वही का वही खड़ा है। लेकिन हमारी उसको पे करने की सकत में इम्प्रूवमेंट आ इजाफा गई हो है। गया। थोड़ा मैं अर्ज करूं, point- थोड़ा शायद मैं अर्ज करूं इस पे, क्यों डॉलर सस्ता हुआ, क्यों रुपया महंगा हुआ? 2-3 चीज़ें। हम कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी थे, हमारी एक्सपोर्ट्स थी नहीं, इंपोर्ट्स बहुत बढ़ रही थी। जब इंपोर्ट्स बढ़ती हैं हमें डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, डॉलर खर्च करते हैं हमारे ज़रिए मोबाइल ज़खायर गिरते हैं तो डॉलर महंगा हो जाता है। अभी 7 साल के बाद हमारी एक्सपोर्ट्स ने गेन करना शुरू किया, पिक हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, इसका मतलब है डॉलर कम खर्च करने पड़ रहे हैं या नहीं करने पड़ रहे। दूसरी चीज़, अमेरिकन ने बहुत बड़ा एक पैकेज दिया, डॉलर फेंके मार्केट में अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने ह्यूज पैकेज 2 दफ़ा ट्रंप गवर्नमेंट में दिया था, अभी बाइडन गवर्नमेंट में दिया, डॉलर मार्केट में बहुत आ गया। तीसरी चीज़, जो सबसे अहम चीज़ है, पाकिस्तानियों ने एतमाद किया है। उसकी रीज़न FATF को भी लोग कहते हैं कि जो इनफॉर्मल चैनल्स थे ट्रांजैक्शंस के ओवरसीज़ पाकिस्तान से, वो बहुत टाइट हो गए हैं, बहुत मुश्किल हो गया है इनफॉर्मल चैनल से अच्छा, पैसे ये भेजना। इस पे एक सवाल मैं करता हूँ, आप भी इस पे ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। वो ये कि FATF की वजह से अगर हुआ तो ये चीज़ पहले भी हमारी समझ में क्यों नहीं आई कि भाई आपके
बाहर जो से है वो आसान था, बाहर से पैसे ओवरसीज भेजने, पाकिस्तानीज हैं जो ये काम कर सकते हैं, अभी भी ट्रस्ट तो आ नहीं रहा है था, ना, ट्रस्ट नहीं था। ट्रस्ट नहीं था। जब हमारी गवर्नमेंट ने 97 में एक फ़ैसला किया, हमारे फॉरेन करेंसी अकाउंट फ्रीज़ किए, उसके बाद से पाकिस्तानियों का भी और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को उसका एतमाद उठ गया कि हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बैंक के थ्रू पैसे नहीं भेज रहे। अब 24 साल गुजर गए लैक उस ऑफ बात को, ट्रस्ट सर, लोगों के साथ अभी भी लोग चीख रहे 24 हैं, साल अभी गुजर भी गए ना। लोगों को वो पैसे वापस नहीं मिले, अच्छा। अभी भी लोग ढूंढते फिर रहे हैं हमारे पैसे कहाँ गए। ये हुआ कि वो एक बाकायदा डकैती थी आम आदमी के पैसे पे जो दिन दिहाड़े हुई, और इस बेशर्मी से हुई कि रात को बैंक ब्रांच खोल के अपने पैसे जो हुकूमत के करता धरता थे उन्होंने निकाल लिए, आम आदमी फ्रीज लगा दिया। वो साल हर साल तक ढूंढते फिरते रहे। जब आपका इतमाद ख़त्म हो जाए उसको बहाल करने में बहुत लंबा टाइम लगता है। ठीक, रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस का क्या किरदार होता है किसी ह्यूज, देखिए रेमिटेंस का किरदार जो है ना, ये मतलब थोड़ा सा इन्होंने जो बात की इस तरह की, जिस तरह की ट्रेड कर रहे हैं ना करेंसी, तो इनकी बात मैं जायज़ मानता हूँ कि अगर मैं फ्लोर ऑफ ट्रेड पे होता ना, मतलब स्टॉक एक्सचेंज बैठा होता, तो मैं ये सारे सेंटिमेंट्स को ज़रूर बरूए कार लाता। लेकिन इसकी असलियत क्या है? असलियत बड़ी सिंपल सी है। क्या हम इस हुकूमत पे एतमाद ज़्यादा है? मैं समझता हूँ कदरें ज़्यादा है। ठीक है। बिल्कुल ज़्यादा है। दूसरी चीज़ हुकूमत जो पे है, कम का है, मेरा ख्याल है इमरान खान पे इतमाद ज़्यादा है, हाँ उसका चले, खैर स्लोगन। मतलब वो इनकी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी अपनी ओपिनियन है और हर एक की ठीक अपनी, ठीक उनके शायद शवाहिद हो इनके पास जो मेरे पास नहीं है। लेकिन मैंने जो इसी रेमिटेंस को देखा, मैंने शायद इससे पहले भी जिक्र किया था कि ये एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दुनिया जब तक ट्रंप था, और अभी देखते हैं बाइडन के आने से क्या होता, ट्रंप से की राइज़ और यूरोप में फासिज्म की राइज़ और ये सारा कुछ, तो बहुत से पाकिस्तानी, और ख़ास तौर पे जब से ये इसराइल की सुलह सफाई हुई है, तो आप यकीन करेंगे यूएई के अंदर इस वक्त इमारात में पाकिस्तानी ड्राइवर जूं इनखला आ रहा है। मैं तो अभी दिसंबर में भी होके आया हूँ, तो वहाँ पे पाकिस्तानी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब काफ़ी लोग वापस आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनको सिक्योरिटी भी देनी है। जिस होटल में ये लोग, ये टूरिस्ट आते हैं और ये काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि पेंडेमिक, छोटी स्टोरी करके, कि ये रेमिटेंस आने के दो वजूहत हैं मेरे ख्याल में। ट्रस्ट थोड़ी है, एक पुश आई है कि यार घर पैसे भेजो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी चीज़, बॉर्डर कंट्रोल्स में बड़ी पुश आई है, क्योंकि जो हमारी 27 कंडीशंस थी, अगर मैंने आपको शायद पिछले साल एक प्रोग्राम में बताया था, हमने काफ़ी इस पर डिस्कस किया कि अगर वो चीनी साहब रहते, प्रेसिडेंट आपका जो आए हैं, हम एक्चुअली एक पोजीशन में आए हैं कि हमें वो करनी ही पड़ी। बॉर्डर कंट्रोल जब बंद हुआ तो हवाले का इम्पैक्ट कम हुआ। ठीक है, वही पैसा डाइवर्ट होकर इसमें आ बैंकिंग गया, चैनल से। बैंकिंग से। तीसरी चीज़ जो रेमिटेंस में पड़ी है कि ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अलाउ हो गया ना, तो बाहर से बहुत से लोग अब वो पैसे पाकिस्तान से ही भेज के बाहर, ये भी एक सर्किटस रूट है कि आपने उनको भेज के वो भी उसी रोशन डिजिटल अकाउंट, रन इट थ्रू रोशन, बट दैट इज वन एवेन्यू। बट आई थिंक रोशन वाला खर्च नहीं करता, क्योंकि रोशन वाला रखता है तो उसको इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मार्कअप रेट मिलता है। में। बिल्कुल अशरफ, ये कल से अब ये कारोबारी सरगर्मियां भी खुल रही हैं। एक तो बड़ी बात करें, एक ब्रॉडर पिक्चर लें तो किसी भी मुल्क की मईशत जो है वो उसी वक्त थ्राइव करती है कि जब आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, आप बैरून मुल्क कुछ चीज़ें भेज रहे हो, वहाँ से आप जो है वो जो पैसे वसूल फॉरेन कर रहे एक्सचेंज हो। कमा रहे हैं। लेकिन जो ये लोकल इकॉनमी है, ये आपकी मईशत में क्या किरदार अदा करती है? क्यों कल से कारोबारी मराकज़ खुलेंगे, लोग जाएंगे, चीज़ें खरीदेंगे, एक पहिया चलेगा, वो कितना अहम है? शायद लोकल इकॉनमी के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता ना। लोकल इकॉनमी में दो तीन चीज़ें आती है। नंबर वन, आपकी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, आपकी इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है, उसमें लेबर क्लास काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जब आपकी फैक्ट्री काम करेगी, लेबर क्लास काम करेगी, लेबर क्लास काम करेगी, उसको सैलरी मिलेगी, जब उसको सैलरी मिलेगी उसकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बाइंग कैपेसिटी के सारे का सारा इम्पैक्ट जो आएगा आपके लोकल मार्केट पे आएगा, एक मनी रिवॉल्व होगी, पैसा एक मार्केट में आके रिवॉल्व होगा। जब पैसा रिवॉल्व होगा, जितनी उसकी ट्रांजैक्शन होगी उसके गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। इसके बगैर तो हम गुजारा कर ही नहीं सकते। ये एक गवर्नमेंट का अच्छा फैसला था, गो कि इसमें मैं भी इसको शुरू में बुरा समझता, सारे लोग बुरा समझते थे। गवर्नमेंट को लॉकडाउन लगाना चाहिए, कोविड से बचना चाहिए, लेकिन दुनिया ने देखा, हमारी मिसालें दी गई जो टू सर्टन लिमिट इकॉनमी को फंक्शन करने नहीं दिया, कारोबार को चलने दिया गया, उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है और आइंदा से मजीद होगा। फाइनल कमेंट इस फिर अगले सेगमेंट पे हमने जाना है, वो ये कि ये जो 2 दिन बंद रहेगा कारोबार, अभी भी वो इन प्लेस हैं। एक तो हम कहते हैं कि जी इससे शायद फ़ायदा के यकीनन फ़ायदा कि एक तो जो स्प्रेड है वायरस का वो कम होगा, उसको कंट्रोल करेंगे। फिर लोग ये भी कहते हैं कि जब एक्टिविटी नहीं होती तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आता है, आपका फ्यूल भी कम कंज्यूम होता है। तो ये कुछ उसके छोटे छोटे बेनिफिट हैं, आप इन्हें इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये बेनिफिट तो हैं। अरे ये मैं कहता हूँ, ये जो हम उनको कहते हैं अंग्रेजी में ना लेंसेज, कि डिपेंड करता है मैंने क्या ऐनक पहनी है, इन्होंने क्या ऐनक पहनी है, उन्होंने क्या ऐनक पहनी है। देखिए अब इस बार मेरा बिजली का बिल कम आया, अल्लाह मैंने इतनी वेदर अच्छा रखा, उस पर कुछ नुकसान रीट वालों का हुआ, लेकिन हमारे बिल कम हो गया। अच्छा, लेकिन उससे क्या हुआ, हमारा सर्कुलर डेट बढ़ गया।
क्योंकि जब बिजली की खपत नहीं होगी और जो पिछली हुकूमतों ने वादे किए हुए हैं कि टेक और पे उससे हम निकल रहे हैं। वो तो उन्होंने उससे वो हम तो बनाए अल्हम्दुलिल्लाह ना बनाए। उसमें आपका मेरा कसूर तो नहीं, अच्छा, लोगों का नहीं, जुर्म नहीं, एग्रीमेंट्स लेकिन के। वो तो एक बात जुर्म ये था हो गया जी, ना, देखिए वो तो एक इकॉनमी के साथ जुर्म, उससे अब वैसे निकल रहे हैं अब हम जी, इंशाल्लाह अगले महीने निकल आएंगे। नहीं, अभी हम उससे बहुत देर लगेगी सर। अभी तो आप देखिए, वो खैर अब देखते हैं, देखें ना, हर एक की अपनी स्टोरी है, लेकिन आप उसको अगर 3 हिस्सों में बांटे तो वो एक लंबी स्टोरी है, इंशाल्लाह उसकी बट इट्स अ वाइज डिसीजन के 2 दिन हम बंद रहेंगे। नहीं नहीं, ताकि फिर 2 दिन बंद रहना वाइज डिसीजन जो है बहुत है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि जो चीज़ रूरल में बनती है, रूरल मीनिंग मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं होती है, ठीक है, उसकी खपत मंडी कहाँ होती है, वो शहर होता है। शहर से ही रसाई होती है दूसरी मंडियों को, ठीक है। तो जब शहर बंद होगा तो इम्पैक्ट इवेंचुअली जितना लंबा बंद होगा उतना ज़्यादा रूरल इकॉनमी पे होगा। कोविड को भी देखना सर, वो कोविड को भी हमने देखना जिंदा भी रहना है ना। नहीं, वो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 2 दिन हफ्ते जिंदगियों से से मंडी पे फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ेगा। चलें मैं ब्रेक ले लूँ नाज़रीन, वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान पर हमला हुआ, यानी अफगानिस्तान हुकूमत की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, मुसलसल करते आ रहे हैं, इस पर आगे क्या होगा इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। उठ के पुरचीद का सामाने सफर ताजा करें, नफसे सोख्ताए शाम सहर ताजा करें। जो अल्लाह ने पाकिस्तान में डाइवर्सिटी दी है और जो आगे इंशाल्लाह जो हम पाकिस्तान का आगे मुस्तकबिल देख रहे हैं, ये टूरिज्म हमें फॉरेन एक्सचेंज भी लेके आएगा और टूरिज्म सबसे ज़्यादा लोगों के लिए नौकरियां देगा। इस ममलकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए। आप किसी भी दीन, मजहब, जात या अकीदे से ताल्लुक़ रखते हों, कार्य रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर जहर का तिर्याक जल्दी ना मिल सका तो डर है हम इन्हें खो न दें। खुशियों को अजियत में बदलने वाली की जिंदगी नाकाबिले बर्दाश्त बना दूंगा असलियान खातून। हम अर्तुरुल के शुबे और गुस्से के इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अगर आपकी इजाजत हो तो महल में मौजूद हर गद्दार को आपके सामने लाना चाहता हूँ मैं। एक तरफ कब्रें खोद रहे हैं अब हम इस भरोसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे और दूसरी तरफ हमारी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। उसने जहर देने का जिम्मेदार मुझे ठहराया तो मेरी तलवार उसे जवाब देगी। ये सरजमीन वतन है हमारा, एक एक कतरा अपने लहू का बहाकर कयामत तक हम यही मुकीम रहेंगे। तुम्हारा सर कलम करूंगा।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे मुल्क की मईशत की, जिस पे बहुत अच्छे अशारिये हमें नज़र आए हैं, और इसके साथ साथ कोविड-19 कल से उसकी पाबंदियाँ ख़त्म हो रही हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू होंगी। लेकिन अफसोसनाक खबर जो आई, अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशत गर्दों ने फिर इस्तेमाल किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की एक फ़ौजी चेक पोस्ट पर हमला किया। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जनरल रज़ा मोहम्मद ख़ान साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब हमारे साथ वक्त आप निकालने का। सर, ये बार बार ही हमने सवाल उठाया, पाकिस्तानी हुकूमत ने अफगानिस्तानियों को कहा कि जी बराए मेहरबानी अपने आप को अपना हाउस इन ऑर्डर करें, वहाँ पे चीज़ों को ठीक करें। मेरे ख्याल में इंटेलिजेंस भी यकीनन शेयर की गई होगी, लेकिन क्या वजह है? या तो वो तस्लीम करें कि जी हमारा इख्तियार ही नहीं है अपने इलाके पे। अगर आप अपनी टेरिटरी पर इख्तियार भी रखते हैं, हुकूमत भी करना चाहते हैं, तो फिर ये जो फेलियर है इसका खमियाजा हम क्यों भुगते हैं? जनरल साहब जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पिछले हफ्ते दोहा में ये जो ट्रॉयका प्लस की एक डेक्लेरेशन आई थी, उसमें बड़ा क्लियरली कहा गया था कि पाकिस्तान को, रशिया को, चाइना को और अमेरिका को तालिबान से, अफगान तालिबान से और अफगान हुकूमत से ये तवक्को है, और उन्होंने ये कमिटमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अफगानिस्तान के इलाके को किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, तो जाहिर बात है कि ये उस कमिटमेंट की तो शुरू अभी से जो है अफगानिस्तान की हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी तो तालिबान की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसकी वायलेशन हो रही है। और मेरे ख्याल में इसका नोटिस लेना चाहिए, सीरियस नोटिस अफगान गवर्नमेंट को और अमेरिका को और बाकी रीजनल ममालिक। लेकिन जनरल साहब एक फैक्ट ये भी है, आप शायद मेरे से एग्री करें, कि जब तालिबान की वहाँ पे हुकूमत थी उसके ऊपर बात नहीं करते राइट और रॉन्ग, वो कैसा रूल करते थे, लेकिन उनके दौरे हुकूमत में इस किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान को नहीं फेस करनी पड़ी। आपका जो वेस्टर्न बॉर्डर था वो मोर और लेस सिक्योर रहा। आज शायद माजी में ये रहा है, लेकिन बात हम इस वक्त कर रहे हैं कि इनको जो है जो इनको कंट्रोल है वो क्यों नहीं है। देखिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर। अच्छा, अब ये है कि जैसे ये गैर मुल्की अफवाज का खला शुरू हो गया है, इनखला शुरू हो गया है, तो उसमें जो है एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, एक खला क्रिएट हो रहा है, और उस खला को कौन पुर कर रहा है? पिछले दिनों इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कहा था कि इंडिया की मदद से जो TPP है उसको असर नो मुनज़्ज़म किया जा रहा है, और साथ साथ दूसरे भी जो दहशतगर्द ग्रुप हैं जिसमें BLA शामिल है, उसके रॉ के एजेंट शामिल है, आईसिस है, कुछ शायद अलकायदा के एलिमेंट्स हैं, कुछ स्मगलर्स भी हैं। इनको तो हमारी जो फेंसिंग जो हम कर रहे हैं उनको मंजूर नहीं है, क्योंकि हथियार, गोला बारूद। जनरल साहब आप सही कह रहे हैं, मैं किसी मुल्क को हवाला यहाँ पे नहीं देना चाहता, लेकिन हमने देखा, उसको शायद हम जस्टिफाई ना करें, लेकिन जब भी कोई ऐसा वाकया हो, कोई ताकतवर मुल्क है और उसके साथ कोई एक दूसरा मुल्क जहाँ से उसकी इस किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो हमने देखा वो ममालिक जो है वो कार्रवाई भी कर देते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स की परवाह किए बगैर, क्योंकि उन्होंने अपनी टेरिटरी, अपने लोगों को सेव करना होता है। अगर ऐसी हमारे पास इंफॉर्मेशन हो कि वहाँ पर दहशत गर्दों के ठिकाने हैं जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ, तो क्या हमारा ये राइट है कि हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें? देखिए, ये बिल्कुल हमारा राइट है। अगर अफगान हुकूमत कहती है कि जी हमारा किसी इलाके में रिच नहीं है, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियरली ये हमारा एक राइट बनता है। लेकिन उससे जो अफगान अमल है, अफगान अमन का जो अमल है, उससे मेरे ख्याल में उसको नुकसान पहुंचेगा, और उनको वो गवर्नमेंट जो है वो खुद शायद बहुत कमजोर। लेकिन सर हमारे लोग, हमारे जो फौजी जवान वहाँ पर तैनात हैं वो शहीद होते रहेंगे सिर्फ इस वजह से कि अफगान अमन को जो है नुकसान ना पहुंचे? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। ये है कि हम अपने अफवाज की और अपने लोगों की जो डिफेंस है, ठीक, उसको बॉर्डर फेंसिंग के जरिए से तो उसको जो है हम कंट्रोल कर रहे हैं। और साथ साथ ये मैं आपको बताता चलूं कि देखिए, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि जी क्रॉस बॉर्डर से लोग आ रहे हैं, वो आ तो रहे हैं, और जिस तरह मैंने बताया कि क्योंकि अफगान गवर्नमेंट जो है ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर को तस्लीम ही नहीं करती, उन्होंने कभी भी जो हमारी बॉर्डर फेंसिंग है उसकी हिमायत नहीं की है, बल्कि उसकी। मैं वापस आता हूँ सर, मैं जरा, हमारे साथ ये आमिर दोनानी साहब और अशरफ मालखम साहब भी हैं। मैं चाहूंगा कि ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो तिजारत है, ये सारे जो वाकयात होते हैं उस पर क्या असर पड़ता है, ट्रू पोटेंशियल है क्या
दहशतगर्दी हो रही है, लॉलेसनेस है, अफगान गवर्नमेंट की रेट बड़ी कमज़ोर है। सो हमारा जो पोटेंशियल है या जो होना चाहिए वो आपके ख्याल में अगर वहाँ पे मामला ठीक हो जाएं तो फिर क्या होगा? ये देखिए, हमने ये तो इस पे बहुत स्पेकुलेशन रही है, लेकिन आप ये देखिए कि जब इसका सिंपल एग्जांपल एक आप देखिए 9/11 के तीसरे साल अफ़गानिस्तान हमारा चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनता है और हमारी आपस की तिजारत जो है वो $5.5 बिलियन से तजावज़ कर जाती है। ठीक है, तो ये तो बात जायज़ है कि और वो तिजारत जो थी, वो जो तजावज़ हुई थी, वो क्योंकि खपत अफ़गानिस्तान में भी हो रही थी, लेकिन उस वक्त अफ़गानिस्तान के से थ्रू हम और लोगों के साथ ट्रेड भी कर रहे थे, तजारत कर रहे थे। और अब जो हमारी डॉक्यूमेंटेड ट्रेड है वो शायद 1 बिलियन से भी कम है। वो तो इतना गिरी है क्योंकि देखिए अफ़गानिस्तान की अपनी खपत करने की कैपेसिटी, अफ़गानिस्तान दुनिया के 10 गरीब तरीन मुल्कों में शुमार होता है। ठीक है, तो वहाँ किसने क्या खाना है, क्या ख़रीदना है, वो एक और बहस है। और दूसरी बात ये कि वो 30-40 मिलियन की टोटल वहाँ आबादी है, जितनी कि अगर आप कराची लाहौर को मिला दें तो टोटल आबादी, हालांकि रकबा उनका जो है वो तकरीबन पाकिस्तान के 2/3 रकबे के बराबर है। तो मेरे ख्याल में ये जो बात सोचने वाली है कि क्या जैसे जैसे ये बॉर्डर स्कैमिशेस इंक्रीज़ होती हैं, तो हम अगर पीछे हिस्ट्री तारीख़ में देखें क्या हुआ, तो तारीख़ में हमेशा जब जब अफ़गानिस्तान में इनसिक्योरिटी रही, हम लोगों ने ग्रोथ बेहतर की, लेकिन उसकी वजह गलत वजूहात थे। तो अब ये सोचना है कि क्या हम फिर उन्हीं गलत वजूहात में पड़ने वाले हैं, क्योंकि इस दफ़ा वो बड़े प्लेयर्स नज़र नहीं आ रहे और जिस तरीके से जंग होती है वो भी चेंज हो रहा है, उसका डेफिनेटली हमारी मईशत पे मनफी असर। आपके ख्याल में अशरफ क्या इसका अच्छा असर पड़ेगा अगर अफगानिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए, आपस के इख्तलाफात उनके ख़त्म हो जाएं, और उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जो पाकिस्तान में जो खाने पीने की चीज़ें जो बड़ी एक मिकदार में अफगानिस्तान जाती हैं सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर रेट अच्छा मिलता है, तो ये और बेहतर हो जाएगा हमारी इकॉनमी के लिए? जी, आपने दुरुस्त कहा। पहले तो दुआ करें कि वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए। पूरी कोशिश होगी इंटरनेशनल प्लेयर्स की वहाँ पे स्टेबिलिटी ना आए, जिसके लिए अभी स्पेशली इंडियंस रॉ वहाँ पे है। आइए प्रेज्यूम कर लें, अगर आ जाए, लेट्स प्रेज्यूम। उस पर होता है कि देखें जी, अफ़गानिस्तान की कुछ नीड्स हैं जो सिर्फ पाकिस्तान से ही पूरी होती हैं। तारीख़ी तौर पे देखा जाए पाकिस्तान उनकी नीड्स को कैटर करता रहा है, आइंदा भी हम नहीं करनी है। अब उसको हमने इनफॉर्मल चैनल से करना है या फॉर्मल चैनल से करना है, ये फैसला हमने करना है। उसमें खाने पीने की चीज़ें, उस कुछ एक्सपोर्ट्स की दूसरी चीज़ें हैं जो वहाँ को इस्तेमाल होती हैं, कुछ इस साथ साथ एक चीज़ को हमने रोकना भी है। एक बड़ा चैनल खुल जाता है स्मगलिंग का कि ऐसी आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशली अफ़गानिस्तान में अरबों डॉलर्स की इंपोर्ट होती हैं जिनका पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल ही नहीं है। वो जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है उसको अपने बहुत सख्ती से कंट्रोल करना हो, वरना अब जितना हम उसका बेनिफिट मिलेगा, पाकिस्तानी प्रोड्यूस वहाँ जाएंगी, उसके अच्छे पैसे मिलेंगे, उतना नुकसान हो जाएगा। जो इनफॉर्मल चीज़ें आके अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड पे वहाँ जाती हैं, लेकिन इनफैक्ट वहाँ जाती नहीं है, जब जाके वापस आ जाती हैं या इधर ही रह जाती, उस पर हमें चेक करना होगा। ये भी हमें कैटर करना होगा हमारी प्रोड्यूस इतनी हो कि पाकिस्तान की नीड्स को भी पूरा कर सके और अफ़गानिस्तान की नीड्स। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, अब जब ये मामलात आगे बढ़ेंगे और माजी में पाकिस्तान ने बड़ी मदद की, लाखों अफगान महाजरीन यहाँ पर रहे, अभी भी काफ़ी तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो क्या जब भी पाकिस्तान और जो वफूद की सतह पर मुलाकात होती है, बात होती है, क्या हमें वाज़ेह तौर पे रखना चाहिए कि आपके मामलात तो यकीनन ठीक होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो अनासर जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं या पाकिस्तान से भाग के अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, उनको आपने हर हाल में हवाले करना है। अगर अभी आपकी रेट उन इलाकों पे नहीं है, जब भी हो गई तो ये प्रायोरिटी पे आपने काम करना है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये ना सिर्फ अफगान गवर्नमेंट के साथ बल्कि तालिबान के साथ ये हमें एक वायदा करना चाहिए, डायरेक्टली एक रिटर्न हमारे पास होना चाहिए कुछ न कुछ, कि इन्होंने जो टीपीपी के अरकान हैं या PLA के दहशतगर्द हैं या दूसरे जो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हमले करते रहते हैं, उनकी लिस्टें माजी में हमने उनको मुहैया की हुई है कि उनको हमारे हवाले करें, उनको करना चाहिए। अगर वो नहीं करते तो उसके बाद ये है ना कि पाकिस्तान की तरफ से उस हुकूमत की जो भी अगली जो न्यू डिस्पेंसेशन है, हमारी हिमायत जो है उसमें फिर कमी आएगी और हमारी जो सपोर्ट है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे पॉलिटिकल है, डिप्लोमेटिक है, वो जो है उसमें कमी आएगी। इनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और सबसे पहले मेरे ख्याल में इनको पाक अफगान बॉर्डर की सैंक्टिटी को दिल से तस्लीम करना चाहिए। हमारी जो फेंसिंग की एफर्ट है, ना सिर्फ उसकी सपोर्ट करना चाहिए बल्कि उसको फाइनेंशियली भी और पॉलिटिकली इनको डिक्लेयर करना चाहिए कि ये हमारा परमानेंट बॉर्डर है और उसी से
ही सिर्फ ये जो दहशत गर्दी है इसका अजाला हो सकता है। ठीक, और ये बार बार हम डिस्कस करते हैं रॉ, एनडीएस, नेक्सस और उसके साथ भारत का वहाँ पे किरदार, वहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट, अल्टीमेटली उसका नुकसान यकीनन पाकिस्तान को होता है। तो पाकिस्तान इस इन्फ्लुएंस को कम करना चाहे तो कैसे कर सकता है? कि क्या हम अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करें, हम अफगानियों की अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हम दूर करें, या वहाँ पर भारत की जगह हम लेने की कोशिश करें, क्योंकि नेचुरल एलाई भी हैं, मजहब भी एक है, कल्चर भी बहुत हद तक मिलता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। देखिए बात ये है कि ये खुद अफगानिस्तान की लीडरशिप को, आवाम को ये रियलाइज करना चाहिए कि इस तरह के वाकयात चाहे पाकिस्तान में हो चाहे अफगानिस्तान में हो, और वो किसी के अगर वो प्रॉक्सी हो तो दोनों ममालिक का नुकसान है। मसलन सी पैक्ट के खिलाफ अगर वहां से दहशतगर्द आते हैं तो ऑब्वियसली वो दहशतगर्द जो है वो इंडियन स्पॉन्सर्ड होते हैं, और उनको वो रोकना चाहिए कि क्योंकि इवेंचुअली अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है वो सीपेक के साथ जब लिंक होगी तो तभी वो अपने पांव के ऊपर खड़े हो सकेंगे। अदरवाइज वो बोरोड इकोनॉमी के ऊपर रहेंगे। उनके ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि आर्म फोर्सेस जो है या उनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कभी भी जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकेंगे। तो ये इनके खुद रियलाइज करने की जरूरत है। और जिस तरह मैंने कहा है ये जो ट्रॉयका प्लस है ये उनको भी मेरे ख्याल में इंडिया के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर ये प्रेशर डालना चाहिए कि इस तरह की कार्रवाइयां पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बंद कर दें, क्योंकि अगर वो बंद नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो पीस प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ेगा और उसमें पूरे खित्ते का नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रजा मोहम्मद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आमिर दुरानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अशरफ मालिक साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। शहजाद रजा को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।